दोस्तों नमस्कार। इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव मोस्ट कनेक्टेड इलेक्शन है। मतलब टेक्नोलॉजी से संचालित होने वाला पहला सबसे बड़ा चुनाव है। वह इस संदर्भ में कि चुनाव आयोग ने पहली बार रैलियों पर रोक लगा दी है, मतलब फिजिकल रैलियों पर, और अब वर्चुअल रैली करनी है। मतलब जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी उस दिन एक सप्ताह के लिए कहा जाए प्रायोगिक तौर पर यह काम किया गया था और फिर उसे एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया। और कोविड को देखते हुए लगता है यह ऐसे ही होगा। और एक सामान्य सी समझ रखने वाली जो आम जनता है वो इससे बहुत खुश है। अनावश्यक भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, शोर शराबा, इन सब से सब लोग बच गए हैं। और इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ है, मतलब आधुनिक तकनीक जो हम सब के पास लगभग पहुंच चुकी है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो कनेक्टेड है और वह अब रैलियों में जाने की ज़रूरत नहीं महसूस करता है। मतलब अपने नेताजी से जुड़ सकता है, जैसे कंटेंट चाहे देख सकता है। और ये पूरा कम्युनिकेशन टू वे है। पहले नेताजी एक तरफ से बोलते रहते थे और उनको कोई जवाब नहीं मिलता था, और अब तुरंत फीडबैक मिल जाता है। जिस तरह की जैसी जनता है उस तरह के वैसे कंटेंट वो देखे। मतलब जिस तरह की पार्टी के समर्थक विरोधी हों आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसको परिपक्वता के साथ हैंडल किया जाए। मतलब उसमें ढेर सारी गाली गलौज, आलतू फालतू बातें अभी एक सोशल नेटवर्क पर ही, यूट्यूब कह लीजिए, फिर वो फेसबुक पर भी आता है। मतलब एक ही कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बांटे जाते हैं, फिर शेयर किए जाते हैं और उनके समर्थक विरोधी उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो एक 8-10 साल का बच्चा होगा, एक यूट्यूबर, और पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो प्लान किया हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो हैं जो एक नेताजी को, किसी खास पार्टी के नेताजी को बड़ी बदजुबानी के साथ गालियां दे रहा था और लोग खूब तालियां बजा रहे थे। इसी तरह और भी वीडियो हैं जिसमें एक दूसरा बच्चा दूसरे नेताजी को बड़े ही असभ्य तरीके से, मतलब जिस भाषा का आम तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता उसमें वो गालियां दे रहा था और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। और खूब उसके आसपास जो लोग थे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और उसका सोशल नेटवर्क पर व्यू भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं और बच्चों को मतलब अपने व्यू लाइक का माध्यम बनाते हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाइए। अगर कोई बच्चा इस तरह की बात कह रहा है तो उसका वीडियो बनाने के बजाय उससे 2 मिनट बात करिए। उस समूह से जो 4-6-10 लोग हैं कि ठीक है आप जिसको भी वोट देना हो दे लीजिए, लेकिन इस तरह की नफ़रत और घृणा ख़ास तौर पर उसके वीडियो तो बिल्कुल भी मत बनाइए और उसको सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह से प्रदर्शित मत करिए, क्योंकि वह पूरे समाज के बारे में अच्छा संदेश नहीं देता है। आप उस बच्चे से ये भी कह सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं कहा जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता, बल्कि आप उसको उकसा रहे हैं कि ऐसे ही बोलो, ऐसे ही करो। और हो सकता है कि वह कैमरा मैन जो डायरेक्टर की भूमिका में है, वह कैमरा मैन भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है। 2-5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए निर्देशक की भी भूमिका में रहा हो कि किसी से क्या कहवाना है, और फिर वही चल निकलता है सोशल नेटवर्क पर। तो इस तरह की जिम्मेदारी की भूमिका निभानी है। आप कोई भी हों, और इतनी सामान्य समझ तो रखते ही हैं ना कि समाज में कौन सी किस तरह की बात आगे बढ़नी चाहिए। और माफ़ करिए, अगर आप में इतनी अक्ल नहीं है तो आप अपने बारे में सोच लीजिए कि आपकी बौद्धिक समझ क्या है और आप क्या हैं और क्या बनाना चाह रहे हैं। और शायद फिर कहा जाएगा इस तरह की गाली गलौज करने वाले लोग ही सही हैं क्या।
क्योंकि आप जस्टिफाई कर रहे हो इनडायरेक्ट में कि ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही करना है। तो जो थोड़ा नरमी से प्यार से बात करते हैं उनको सामने ले आइए। और हमारे यहाँ फिलहाल जो चुनाव चल रहा है उसमें जात की भूमिका है, ये सच्चाई है और हम उससे जूझ रहे हैं। और हमारे राजनीतिक दल उसी अव्यवस्था, कुंठा, निराशा का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी सोशल नेटवर्क पर देखिए, समाज सेवा, गरीब और वंचितों के पक्ष में आवाज़ उठाने वालों पर एक व्यंग भी चल रहा है कि नेताजी हैं, वो समाज सेवा करने के लिए तड़प रहे हैं, एकदम परेशान हैं कि वो समाज की सेवा करके ही मानेंगे। अगर सपा ने हमको टिकट नहीं दिया तो हम बसपा से टिकट ले लेंगे, बसपा ने नहीं दिया तो भाजपा से ले लेंगे, भाजपा ने नहीं दिया तो कांग्रेस से ले लेंगे। मतलब मुझे किसी न किसी पार्टी का टिकट लेकर समाज की सेवा करनी ही करनी है। और ख़ास तौर पे दलित, वंचित, बाप रे, इनको तो हमें मुख्य धारा में लाना है। अरे भैया, कब कटे हुए थे? आप ही उनको मुख्य धारा से काटे हुए हो और आपका सरोकार सिर्फ वोट लेने तक है और इससे ज़्यादा आपने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया है। और आप कहते हैं आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, फलनवा जाति खतरे में। भाई, कोई कहीं खतरे में नहीं है, न तो कोई कानून व्यवस्था और संविधान से जुड़ी कोई बात खतरे में है। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है। अगर मानवाधिकार और मूल अधिकारों से जुड़ी किसी भी बात पर कोई भी राजनीतिक दल समझौता करता है या उसके विरुद्ध कुछ करता है तो निश्चित रूप से वह राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिस तरह से सामाजिक घृणा आप सोचते हैं कि आप बढ़ा कर अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे, तो यह मुमकिन नहीं है। अब इस चुनाव की ही बात लीजिए। इस चुनाव में दलित और पिछड़ा ये शब्द थोड़ा मजबूती से चल रहा है कि मतलब हम इन्हीं दो समुदायों को समझा सकते हैं और इनका वोट बरगला के समझा के ले सकते हैं। बाकी जो दलित पिछड़ा नहीं है, मतलब संवर्ण कह रही है सीधे सीधे, उसको हम नहीं समझा पाएंगे। मतलब वो सीधे सीधे कहते हैं कि ये प्रबुद्ध वर्ग है, इसको समझाना मुश्किल है, ये वोट इधर उधर होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारे दलित और पिछड़ी जाति कही जाने वाले जो लोग हैं, कथित तौर पर ही आज कहा जाएगा, क्योंकि वंचित, गरीब, संपन्न ये हर समाज में हैं, हर जातीय समूह में हैं। अगर कहें कि सारे सवर्ण संपन्न हैं तो झूठ है, और सारे दलित और पिछड़ी जाति कही जाने वाले लोग गरीब हैं, ये महाबकवास है। अगर इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा जो सामाजिक न्याय और समरसता के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था हमने लागू किया था वह असफल रही है। क्योंकि अगर उस समाज में संपन्न तबका अब तक तैयार नहीं हो पाया है तो फिर वो क्यों लागू किया गया था। और हम सरकार के तौर पर पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मगर ये सच नहीं है। लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, शिक्षा बढ़ा है, लोगों ने पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पे जीवन में उपलब्धियां हासिल की हैं। वो चाहे किसी भी समाज जाति का व्यक्ति क्यों न हो, वो दलित, पिछड़ा, सवर्ण कोई भी हो, उसने जीवन में संघर्ष किया और उपलब्धियां हासिल की है। उसके पीछे इन राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं है। इन राजनीतिक दलों का योगदान सिर्फ इतना है कि वो दलित को दलित बनाए रखती हैं। मतलब मानसिक स्तर पर आप में एक हीन भावना भरे रहना इन राजनीतिक दलों की उपलब्धि है। मैं क्यों पिछड़ा हूँ, मैं क्यों दलित हूँ? अगर मैं शिक्षा और समाज के स्तर पर बराबरी कर सकता हूँ, मुझ में इतनी बौद्धिक क्षमता है कि मैं उतना ही बराबर हूँ जितने बाकी लोग हैं, तो मैं अपने आप को दलित और पिछड़ा क्यों मानूं? और मैं नहीं मानता कि मैं किसी प्रकार से दलित और पिछड़ा हूं, क्योंकि मैं बौद्धिक स्तर पर उतनी ही कौशल और उतनी ही क्षमता रखता हूं जो कोई और रखता है। मगर राजनीतिक दल आपको आपकी हीन भावना में बनाए रखना चाहते हैं कि तुम दलित पिछड़े हो, तुम बाकी लोगों से अलग हो, और जब तक तुम ये बने रहोगे तभी तक उनको फ़ायदा होगा। और अपने आप को पिछड़ी और दलित राजनीति का पुरोधा मानने वाले जितने लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अहित इस समाज का करते हैं। सोचिए, पूरे जो चुनाव प्रक्रिया चलती है
ये दलित और पिछड़ों की याद सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों आती है? और आप इनके कामों पर गौर करिए तो जिस और धन और बल से ये भरे हुए हैं उसका कितना प्रतिशत ये अपने समाज के लोगों के कल्याण के लिए खर्च करते हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, एक पाई भी नहीं खर्च करते हैं और अपने ही कथित समाज के लोगों को अपना गुलाम बनाए रखने में अपनी उपलब्धि मानते हैं। मैं फलाने जाति का हूँ इसलिए तुम मुझे वोट दो। क्यों दूँ भाई? तुमने क्या किया है? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मैं तुम्हारी जाति का हूँ। उसके बाद तुम क्या करते हो? कहाँ उठते बैठते हो? किस तरह का जीवन जीते हो? तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कैसे आई? अगर मैं इस पर सवाल उठाऊं तो कहोगे कि जाति विरोधी हो गया, मैं अपने ही जाति का विरोध कर रहा हूं, जबकि सच तो यही है। आप चाहे जिस जाति और समुदाय के नेता को सपोर्ट करते हो, जरा उसके व्यक्तिगत जीवन को देखिए। खासतौर पे हमारे भारतीय लोकतंत्र में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन नेताओं पर हम भरोसा करते हैं वो इसी जाति समुदाय के नाम पर सत्ता हासिल करके फिर हमें किनारे लगा देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। फिर हमारे समाज को बांट लेना इनकी उपलब्धि है, और वो इसलिए नहीं बांटते हैं कि आपका कल्याण करना है, आपको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। सोचिए, शिक्षा और जागरूकता पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, जनता से कितनी अपील किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। फलाना नेता, फलानी जाति का, मेरा समाज, मेरा समूह, आप उसको सार्वजनिक मंच पर कभी अपील करते देखा है कि एक वक्त का खाना कम खाना, लेकिन बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना? वो सरकारी हो, निजी हो, कोई भी स्कूल हो, तुम उसे शिक्षा से मत वंचित होने देना। तुम कम ज़्यादा पैसे कमाते हो तो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं उसमें कटौती कर लेना, पर बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता मत करना, क्योंकि जीवन में संघर्ष करने के लिए जो ताकत आती है, जो समझ आती है, वह शिक्षा से आती है। तो आप थोड़ा अपने नेताओं पे गौर करिए कि ये जो नेताओं की पूरी बिरादरी है, ये नेता अलग ही जाति है, नेता जात ही है, वह आपकी जाति का नहीं है, उसकी जाति है सत्ता पाना, फिर आप पर शासन करना। तो ये जो नेताजी हैं ये आप पे शासन करना चाहते हैं, और आपकी जो जाति है ना, वो बड़े आराम से एक थोक में वोट बैंक है। तो इसलिए आपको खतरा है, डर है, और यह डर तभी तक है जब तक आप उनको वोट नहीं दे देते। और ख़ास तौर पे अगर आप दलित और पिछड़ी कथित जाति समुदाय से आते हैं तो आप सबसे बेचारे बना दिए जाते हैं। अच्छा बताइए, सरकारी नौकरी आरक्षण की जो बात होती है, कितनी सरकारी नौकरी है और कितने लोगों को मिल जाएगी? क्या उससे कोई सामाजिक समरसता और बराबरी आ सकती है? या फिर अपने ही जाति समूह में आप गौर करिए, जो लोग सरकारी नौकरी पा गए हैं, उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, या फिर सत्ता शीर्ष पर जो लोग हैं, वो अपनी ही जात के लोगों को क्या अछूत नहीं मानते हैं? क्या उनके साथ वो बैठते हैं और कोई बराबरी का बर्ताव करते हैं? तो जवाब यही होगा, नहीं करते हैं। और जात ही क्या, आप अपने घर और परिवार में भी अगर एक भाई उच्च पदस्थ हो जाता है तो अपने सगे भाइयों से वह बराबरी का बर्ताव नहीं करता है। फिर इन जाति नेताओं से किस बात की उम्मीद करना? और संघर्ष हमेशा एकल और व्यक्तिगत होता है, और आपको उसी के दम पर आगे बढ़ना होगा। तो ये जो सोशल नेटवर्क बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसमें सबको जवाब मिल रहा है। तो नेताजी किसी भी तरह से वंचितों की सेवा करके मानेंगे, किसी और को मौका नहीं देंगे। और इस सेवा करने की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके लिए भी परिवार की जो है ब्लड लाइन चलेगी। मतलब ब्लड लाइन समझते हैं ना, मतलब पारिवारिक रिश्ते के लोग ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे। जैसे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, अगर कुछ संबंध ठीक हुआ तब। अभी इस चुनाव में देखिए कैसे कैसे रिश्तेदारियां चल रही हैं। और फिर भाई सबसे सेफ कैरियर है भाई, ये पेंशन अब भी इसमें बरकरार है। और एक सोचिए, नेताजी समाज सेवा, उनके पैसे में लिखा रहता समाज सेवा। अरे समाज सेवा भी कोई पैसा होता है? और करोड़ों की प्रॉपर्टी। पूछो भाई इतनी लग्जरी गाड़ी में कैसे? बोले मेरी नहीं, ये तो कार्यकर्ताओं की। सबको पता है ये गाड़ी किसकी है।
तो करप्शन में सर से पांव तक भीगे हुए हैं, भरे हुए हैं, गोते लगा रहे हैं और सामाजिक समरसता, अधिकार, संविधान की चिंता भी यही कर रहे हैं। करते रहिए, मज़ेदार बात है, एंजॉय करिए और पार्टी दल इनके काम उपलब्धियों को थोड़ा सा गौर से देखिए और निष्पक्ष आकलन करिए कि हमारे समाज और देश को आखिर ये क्या दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं और इनका मकसद क्या है। अच्छा, इस बार के चुनाव में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, ये 3 शब्द हमारे यहाँ हमेशा चलते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव चल रहा है यूपी में, इसमें अल्पसंख्यक शब्द गायब है। जानते हैं क्यों? सोचिए थोड़ा सा। अल्पसंख्यक शब्द कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चाहे वर्तमान जो सत्ता में है या फिर जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, दोनों ही दल लड़ रहे हैं फिलहाल। तो अल्पसंख्यक क्यों नहीं शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि बहुसंख्यक वोट चाहिए और उसकी एक अपनी धार्मिक पहचान है। तो जैसे ही अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप बहुसंख्यक के खिलाफ चले जाएंगे। मतलब एक स्थापित धारणा राजनीतिक दलों ने ये बना ली है। इसलिए देखिए, किसी भी मंच पर अल्पसंख्यकों के शोषित, वंचित होने की बात नहीं चल रही है, केवल दलितों और पिछड़ों के लिए बात हो रही है। और सारी मदद, सारी जिम्मेदारी, सारी चिंता दलित और अल्पसंख्यकों के लिए किया जा रहा है। क्योंकि मेन वोट है, मेन वोट नहीं, जैसे जाति समूह के आधार तो उसमें भी बंटवारा है, लेकिन बड़ी आबादी है। जैसे मान लीजिए सवर्णों की आबादी 15% है, 10 से 15, 40 से 45 ओबीसी है और 15 से 22, 20-22% SC ST है, 18 से 20 मतलब अल्पसंख्यक वोट है। अल्पसंख्यकों में भी बंटवारा है जाति के आधार पे। उसमें भी जैसे हिंदू जातियों में जो हिंदू समाज या धर्म जो है, जिस तरह से जाति समूहों में बटा हुआ है, मुस्लिम समाज जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, सीधे सीधे बोल ही दिया जाए, तो वो भी जाति समूहों में बटा हुआ है। कम से कम 15-20 कैटेगरी उसमें भी है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया जाता है। उसको सीधे सीधे ये बताया जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक है, उसको कैसे टारगेट किया जाए। तो इस बार टारगेट करने का तरीका ये है कि उसका नाम न लिया जाए, क्योंकि जब आप उसको संबोधित करेंगे कि हम इसके लिए वोट मांग रहे हैं, ये हमारे साथ है, तो बहुसंख्यक जो वोट समूह है वो छिटक सकता है। इसलिए उसका जिक्र किसी मंच पे नहीं किया जाता, बल्कि अगर अल्पसंख्यक कहे जाने वाले जो लोग हैं, अगर वो बड़े मंच पर सामने रहते हैं तो उनको साइड में कर दिया जाता है। ये राजनीति चल रही है। जैसे एक पार्टी वो तो टिकट ही नहीं देती और दूसरी पार्टी चुपके से वोट ले लेना चाहती है और उसको हिम्मत नहीं है कि उस सार्वजनिक मंचों पर उनका नाम ले सकें। और फिर दलित और पिछड़ों के भाई, हम सबको चिंता करनी है, क्योंकि बड़ा वोट समूह है और हर जाति समूह का एक मसीहा है और नेताजी जिंदाबाद चल रहा है। उनको लगता है कि भाई ये सवर्ण जातियाँ तो पढ़ी लिखी हैं, इनको नहीं समझा पाएंगे, अब ये अपनी मर्जी से वोट दे लेंगे, लेकिन ये कम पढ़े लिखे हैं, इनमें बुद्धि की कमी है, तो ये हमारे गुलाम हैं। अरे भैया जग जाओ, इतना पढ़ लिख सब लिए हैं कि आपकी गुलाम कोई नहीं है। कोई भी जाति, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कथित ही है ये शब्द, क्योंकि राजनीतिक शब्दावली है ये और इतिहास में इसके पीछे तमाम कारण रहे थे जिसकी वजह से ये शब्द गढ़े गए। अब सोचिए, महाभारत, यदुवंशी, क्षत्रिय वो पिछड़ी जाति में चले गए तो इस तरह की कहानियां हैं। खटिक मतलब ये क्षत्रिय जाति है, लेकिन पता नहीं कौन सी कैटेगरी में है। तो ये खेल चल रहा है समाज में, इससे परेशान मत होइए। और जात व्यवस्था, जैसे जात के आंकड़ों की जो बात करते हैं, अगर जातियों की सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की, खासतौर पे पिछड़ी जातियों की, अगर सही आंकड़े आ जाएंगे तो यकीन मानिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण यानी ओबीसी आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चुका है और 80 जातियों में अगर उनके आंकड़े आएंगे तो उसमें भी एक जाति है जिसे सी से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उस संबोधन पे गैरकानूनी शब्द है ना, जाट गैरकानूनी नहीं है, तो वो भी SC सूची से बाहर हो जाएगी और मीणा भी ST सूची से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उनकी जातीय संख्या और सरकारी नौकरी में उनके प्रतिनिधित्व का जब प्रतिशत निकाला जाएगा
तो वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुकी हैं। तो ये आंकड़े वो आंकड़े, सही बात और तथ्यों पर जब भी बात होगी तो कुछ और ही चीज़ सामने आएगी। फिलहाल मज़े लीजिए, दलित पिछड़ों की बात करिए, खूब चिंता करिए, समाज सेवा करके मानिए, अल्पसंख्यक का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि इस चुनाव में उसका नाम लेने पर भी वोट कट जाएगा। तो फिर इसी के साथ आज की बात ख़त्म की जाती है। जय हिंद, जय भारत।